हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैनेजमेंट 2020 इवेंट के क्वेश्चन पेपर को। हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 मार्क्स और 6 मार्क्स तीनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आने वाला है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव की। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज। साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन थे? हमने पढ़ा है साइंटिफिक मैनेजमेंट तो किनके द्वारा दिया गया था? फ्रेडरिक विंसलो टेलर साहब के द्वारा। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखते हैं, टेलर, फयोर, जॉर्ज आर टेरी और एप्ली। तो हमें किस पे टिक करना है? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टेलर। द सेकंड क्वेश्चन इज हु हैज डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एज POHDCORB। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था जब हम लोग 2021 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किए थे, और उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। हमने आपको बताया था कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। और ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एक टर्म दिया गया था इसे, POHDCORB फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को किनके द्वारा? लूदर गुलिक साहब के द्वारा। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। The third question is the formation and management of partnership is governed by the provision of। तो जब हम लोगों ने पढ़ा था फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें हमने सेकेंड टाइप पढ़ा था पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमने वहां पे पढ़ा था स्टूडेंट कि जो भी पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको रजिस्टर कराना होता है किसके अंडर? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर। हालांकि ये कंपलसरी नहीं होता है, हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिविंग कंप्लीट फ्रीडम टू सबऑर्डिनेट्स इज, यानी कि जो आपके सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनको कंप्लीट फ्रीडम दे देना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है लेसेज फेयर लीडरशिप, या इसे बोला जाता है रेन फ्री लीडरशिप। ठीक है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन बिजनेस इज। किसी बिजनेस का इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? रिस्क, ब्लैक मार्केटिंग, प्रॉफिट, ऑल ऑफ द अबव। सो रिस्क इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन बिजनेस। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का ओल्डेस्ट मॉडल है? तो जब हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, आपको याद होगा, तो हमने पढ़ा था कि जो लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है वो सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, क्योंकि उसमें एकदम वर्टिकली होता है वो जो स्ट्रक्चर होता है। हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं इसे एक सेपरेट वीडियो में। आप प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आई बटन पे भी दिया गया है, वहां से जाकर के इन सारे वीडियोज को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लाइन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रियल ऑनर ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। जब हम लोगों ने पढ़ा था ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, तो उसमें हमने पढ़ा था कि इसमें क्या होता है? सारे शेयर होल्डर्स आपस में शेयर को क्या करते हैं? एक तरह से बोले तो शेयर करते हैं। जो शेयर होल्डर्स होते हैं स्टूडेंट, ये शेयर होल्डर कंपनी के रियल ऑनर होते हैं। ठीक है, हालांकि इनके द्वारा एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इलेक्ट किया जाता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेटेड टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू सोसाइटी अंडर द इंसेंटिव ऑफ प्राइवेट गेन इज नॉन एज। ये तो पूरा डेफिनेशन ही लिख दिया, और हमें पता है ये किस चीज का डेफिनेशन है? बिजनेस का डेफिनेशन। यानी कि बिजनेस क्या है? बिजनेस एक इंस्टीट्यूशन है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑर्गेनाइज किया गया है और ऑपरेट किया जा रहा है टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू द सोसाइटी। सोसाइटी को क्या करना है? गुड्स प्रोवाइड करना है अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो, या सर्विस प्रोवाइड करना है अगर सर्विस बिजनेस है तो, अंडर द इंसेंटिव ऑफ प्राइवेट गेन, ताकि लाभ कमाया जा सके, उसे क्या बोलते हैं? बिजनेस बोलते हैं, है ना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज इसेंशियल फॉर अ लीडर। एक लीडर के लिए कौन सा कैरेक्टर इसेंशियल है? प्रेजेंस ऑफ द फॉलोवर, यानी उसके जो भी फॉलोवर हैं उसका प्रेजेंस होना चाहिए उसकी ओर। अप्रूवल ऑफ द फॉलोवर, वो जब अपनी बात रखे तो सारे जो उसके फॉलोवर हैं वो उसके बातों को अप्रूव करें, है ना, यानी उसके बातों को माने। द थर्ड वन इज सेम इंटरेस्ट, यानी कि उसका इंटरेस्ट और फॉलोवर का जो भी इंटरेस्ट हो वो सेम हो। ऑल ऑफ द एबव, तो ये जो होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड। यानी कि किस टाइप के फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एफर्ट और उसके बाद जो रिवार्ड आता है उसके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। ओके, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन होता है स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ दिया हुआ है,
उसमें क्या होता है, जितना भी आप एफर्ट लगाइएगा आपको डायरेक्ट रिवार्ड मिलेगा, क्योंकि आप उसके सोल प्रोप्राइटर हैं, है ना, आप अकेले उसके मालिक हैं। तो आप जो भी एफर्ट लगाइएगा डायरेक्ट रिवार्ड आपको मिलेगा। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज मैक्सिमम सीक्रेसी। अब ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, हालांकि हम लोग पढ़ चुके हैं। बताइए, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन और जॉइंट स्टॉक कंपनी, सबसे ज्यादा सीक्रेसी किसमें होगा? जब हम अकेले किसी बात को अपने पास रखेंगे तो सीक्रेट होगा, दो लोग के पास गया तो दो लोग के बीच में रहा, तीन लोग के पास गया तीन लोग के पास, और फिर धीरे धीरे सारे जगह फैल गया। सो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है स्टूडेंट, सबसे ज्यादा सीक्रेसी होता है, क्योंकि हमारे बिजनेस सीक्रेट सिर्फ हम ही को मालूम होता है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एबीसी एनालिसिस एंड ईओक्यू टेक्निक आर। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है, बोथ टेक्निक आर वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल। और ये ऑप्शन सही है, क्यों दोनों जो टेक्निक्स हैं एबीसी एनालिसिस और ईओक्यू टेक्निक्स, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है इन्वेंटरी कंट्रोल के। मगर आपको तुरंत टिक नहीं करना है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको कहा था कि एक सजेशन है कि आप जब भी एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो तो कम से कम 5 सेकेंड दीजिए, चारों ऑप्शन को इत्मीनान से पढ़ लीजिए, उसके बाद जो आपको मोस्ट सुइटेबल आंसर लगे उसे टिक कीजिए, है ना। फर्स्ट ऑप्शन पढ़ के ही आपको टिक नहीं करना है, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो इवन फर्स्ट ऑप्शन सही है, हम लोग सेकेंड ऑप्शन भी पढ़ेंगे। या वाई ओनली एबीसी इज मोर इंपॉर्टेंट टेक्निक्स ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल। नहीं, एबीसी ही सिर्फ नहीं है, एबीसी भी है, ईओक्यू भी है। LIFO and FIFO are equally potent techniques of inventory control। इंपॉर्टेंट होगा, इंपॉर्टेंट टेक्निक्स ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल, नहीं ऐसा भी नहीं है। ऑल द एबव आर इंपॉर्टेंट टेक्निक्स ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल, यस। यानी कि जो एबीसी एनालिसिस है, ईओक्यू है, लिफो, फीफो, ये सारे इन्वेंटरी कंट्रोल के टेक्निक्स हैं। और अभी हम लोगों ने इन्वेंटरी कंट्रोल नहीं पढ़ा है मैनेजमेंट में, कुछ टॉपिक्स अभी बचे हुए हैं, है ना। हम लोग अभी 4th यूनिट पढ़ रहे हैं, 4th यूनिट एंड होने वाला है, उसके बाद 5, 6, 7 3 यूनिट को जल्दी से 3 दिन में खत्म करना है। और आई होप आप लोग प्लेलिस्ट जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है प्लेलिस्ट का लिंक, आप लोग उसे देख रहे होंगे, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे वहां पे इन चारों जो इन्वेंटरी कंट्रोल हैं इनके बारे में। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बजट इज अ स्टेटमेंट शोइंग। एक बजट क्या है, एक स्टेटमेंट है जो कि बताता है फोरकास्ट ऑफ द फिनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, यानी किसी बिजनेस का फोरकास्ट, फिनेंशियल एक्टिविटीज का पूर्वानुमान। इट इज एन एस्टिमेट टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल, किसी स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए एक एस्टिमेट है, कैलकुलेशन। इट इज अ पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज, किसी एंटरप्राइज का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसी स्टेटमेंट है, या नन ऑफ दी। ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। देखिए, कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि कहीं पे बताया गया था कि इसका सही ऑप्शन ए होगा, हालांकि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। वाई, देखिए मैंने आपको जब बताया था कि बजट क्या होता है, बजट क्या होता है कि एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए एस्टिमेट तैयार किया जाता है ना, कैलकुलेशन परफॉर्म किया जाता है, उसे ही बजट कहा जाता है। ये फॉरकास्टिंग नहीं होता है, फॉरकास्टिंग अलग चीज है ना। फिनेंशियल फॉरकास्टिंग होता है ऑर्गेनाइजेशन में, बट फिनेंशियल फॉरकास्टिंग एंड बजटिंग आर टोटली डिफरेंट, ठीक है। तो दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे मान लिया जाए गवर्नमेंट बजट पेश करती है, तो वो क्या फॉरकास्टिंग करती है, पूर्वानुमान लगाती है? नहीं, वो एस्टिमेट होता है। ओके, सो आपको हमेशा ध्यान रखना है बजट क्या है, एक एस्टिमेट है टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल। ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन 51% शेयर्स आर इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड। हम लोग पढ़े थे जब 51% शेयर जो होता है गवर्नमेंट के पास रहता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है? अथॉरिटी एंड पावर आर सेम, अथॉरिटी और पावर सेम है। अथॉरिटी गिव्स पावर, अथॉरिटी से पावर मिलता है, पावर गिव्स अथॉरिटी, पावर से अथॉरिटी मिलता है, एंड नन। ये भी स्टूडेंट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, अथॉरिटी और पावर के बीच में काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहता है बच्चों के बीच में। और ये भी जो क्वेश्चन है इसका आंसर कहीं कहीं पे गलत बता दिया गया है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मैंने आपको अथॉरिटी और पावर इन दोनों के बीच में प्रॉपर डिफरेंस बताया हुआ है। पहली बात तो ये कि ये दोनों टोटली डिफरेंट है, अथॉरिटी अलग है, पावर अलग है। पावर को अथॉरिटी से कोई मतलब नहीं है, विदाउट अथॉरिटी आपके पास पावर हो सकता है। पावर क्या है, किसी अपने फॉलोवर को या अपने जो भी कलीग्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करना किसी बात के प्रति, ये आपका पावर है, ठीक है। तो पावर विदाउट अथॉरिटी हो सकता है। ओके,
यहाँ पे दिया हुआ अथॉरिटी एंड पावर आर सेम, ये तो होगा नहीं। अथॉरिटी गिव्स पावर, नो। पावर गिव्स अथॉरिटी, यस। अथॉरिटी के लिए पावर जरूरी होता है। सो ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पे करेक्ट होगा। ये आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ज्यादा आपको इसमें कंफ्यूजन लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेलिस्ट का जो लिंक है नीचे में उस पे जाइए, वीडियो को स्क्रॉल कीजिएगा, एक आपको दिखेगा वीडियो, और वीडियो का नेम देखिए क्या था, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी करके एक वीडियो होगा, ठीक है। उसमें जब हम लोग अथॉरिटी टाइम स्टैम्प्स पे क्लिक कीजिएगा तो अथॉरिटी पावर के बीच में हमने टोटली डिफरेंशिएट किया है, आपको वहां से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नॉन एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनमें से किसे कहा जाता है? स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग, यस। स्टेटमेंट ऑफ इनकम्स, यस। स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशन, यस। सो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। The next question is in partnership firm written deed is preferred because of the following reasons। यानी कि जो पार्टनरशिप फिर्म होता है उसमें रिटन डीड, हमने पढ़ा था कि जब आप पार्टनरशिप करते हैं तो वो आप ओरल भी हो सकता है ना, या रिटन भी हो सकता है। जब रिटन होता है तो उसे हम रिटन डीड बोलते हैं और ये लीगल होता है। लेकिन पार्टनरशिप में रिटन डीड प्रीफर किया जाता है कि आप रिटन डीड ही रखें। ऐसा क्यों किया जाता है सभी लोगों को पता है, आजकल सारा चीज लिखवा करके होता है ना, बाद में कोई झंझट ना रहे। so that it may be referred to easily in case of any dispute। अगर फर्दर बाद में फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट होता है पार्टनर्स के बीच में तो इसे रेफर किया जा सकता है कि किसका कितना परसेंट शेयर है, क्या है, ठीक है। इट मे बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि जो कोर्ट है इसके आधार पे कोर्ट में फैसला सुनाया जा सकता है, यस, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस में बी सेटल्ड इजिली बाय पार्टनर्स। जो पार्टनर्स है पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉफिट हुआ है तो जिस हिसाब से प्रॉफिट बटना चाहिए रिटन डीड में होगा, या अगर लॉस हुआ है तो लॉस सारे को सहना पड़ेगा, किसी एक पार्टनर को तो लॉस नहीं सहना है, ठीक है। तो वो किस प्रकार से लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन या प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये सारा रिटन डीड में लिखा हुआ रहता है, तो रिटन डीड को प्रेफर किया जाता है। सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, पार्टनरशिप में हम लोग पढ़ चुके हैं इसे डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स फॉर डूइंग जनरल बिजनेस इज। यानी कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग एक जनरल बिजनेस में कितने पार्टनर्स हो सकते हैं? मैक्सिमम। सो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 20। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग तो जो जनरल बिजनेस है उसमें मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? 50 हो सकते हैं। ओके, अगर आपसे पूछा जाए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग ही जनरल बिजनेस है बैंकिंग, वहां पे मैक्सिमम कितने होंगे? तो 10 होंगे। ये सारे कॉन्फ्लिक्शन को हमने दूर किया है जब हम लोग पढ़ रहे थे क्या पढ़ रहे थे? पार्टनरशिप। हाँ, पार्टनरशिप का जो वीडियो था फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, पार्टनरशिप में हमने पढ़ा है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और कंपनीज एक्ट, इन दोनों के बीच में हमने आपको डिफरेंशिएट करके बताया है इस पार्टिकुलर टॉपिक पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉस्लो नीड हायरार्की थ्योरी इज रिलेटेड विद। ये किससे रिलेटेड है? मोटिवेशन से रिलेटेड है, आप सभी को पता है। हालांकि अभी हमने मोटिवेशन पढ़ा नहीं है, नेक्स्ट वीडियो जो होगा स्टूडेंट हम लोग मोटिवेशन स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ए लीडर गाइड्स बिकॉज ऑफ। एक लीडर गाइड करता है अपने सबऑर्डिनेट्स को, बिकॉज उसके पास अथॉरिटी होती है, यस। उसके पास पावर होता है, बिल्कुल। वो इन्फ्लुएंस कर सकता है अपने सबऑर्डिनेट्स को, यस। सो ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव फिनिश हो गया 2020 का। अब हम लोग बात करते हैं 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज पार्टनरशिप, एक्सप्लेन इट ब्रीफली। एकदम इजी वे में आप लोग लिख सकते हैं, कंप्लीट हम लोग पढ़े हुए हैं। अगर 6 मार्क्स में ही पूछ दिया गया, 8 मार्क्स में ही पूछ दिया गया तो आप लोग 4 पेज में इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया राइट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। देखिए अभी हमने मोटिवेशन नहीं पढ़ा, अभी हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तक ही पढ़े। आगे का जो 3 यूनिट है हम लोग पढ़ते जाएंगे जैसे जैसे, वैसे वैसे आपसे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात है, देखिए अगर मान लिया जाए कोई ऐसा क्वेश्चन अभी मिलता है, जैसे पिछले क्वेश्चन जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसमें भी हमें 2 ऐसा क्वेश्चन था जो कि आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं कहेंगे, मतलब कि सिलेबस में पार्टिकुलरली लिखा हुआ नहीं है, हमने उसे अपने वीडियो में पढ़ाया नहीं है, हमने यूनिट को खत्म कर दिया है। तो उस सारे क्वेश्चन को हम नोट करते हुए जा रहे हैं। अगर आपको भी कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आप टेलीग्राम पे मुझे भेज दे, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। उस सारे क्वेश्चन को एक सेपरेट वीडियो में मिसलेनियस वीडियो बनाया जाएगा, उसमें डिस्कस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया व्हाट इज स्टाफिंग राइट इट्स स्कोप। अभी जस्ट हमने वीडियो में पढ़ा है स्टाफिंग क्या होता है, इसके पीछे वाला जो वीडियो था, ठीक है। स्टाफिंग हमने पढ़ा था, फंक्शन ऑफ स्टाफिंग आप लोग इजी इसे लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया स्टाफिंग क्या है, ये ह्यूमन रिसोर्स का ही पार्ट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परचेज डिपार्टमेंट। अब देखिए ये हमने नहीं पढ़ा है, तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया जो कि
मिसलेनियस वीडियो में हम इसे बता देंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, इज लीडरशिप इसेंशियल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन? यस, लीडरशिप इज वेरी इसेंशियल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। क्यों होता है हम लोग आगे जो लेक्चर आएगा स्टूडेंट उसमें पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, डिफाइन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ऑल्सो राइट इट्स टू एडवांटेज। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को हम लोग एकदम डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ चुके हैं, तो आप लोग इजिली लिख सकते हैं, इसमें तो दो ही पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, डिस्कस 4 वेलफेयर प्रोविजंस ऑफ इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1948। इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1948 के जो वेलफेयर प्रोविजंस थे उसके कोई 4 प्रोविजंस को आपको यहाँ पे लिखना है। हम लोग अभी पढ़े नहीं है, पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज जो अभी मैनेजमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट 4, इसके लास्ट में हम लोग को 3 एक्ट पढ़ना है और ये तीनों एक्ट में से कोई 2 एक्ट, एक नहीं 2 एक्ट हर बार पूछा जा रहा है। फैक्ट्रीज एक्ट और एक आपका हो गया वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, तीसरा हो गया ईएसआई एक्ट। ये तीनों एक्ट एकदम कंपलसरी है, तीनों में से कोई 2 पूछ ही दिया जाता है। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे इसी यूनिट में, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। सिलेबस आपका टाइम पे एंड हो जाएगा। ठीक है, 3 दिन में आपका सिलेबस एंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एकदम डिटेल में पढ़ चुके हैं हम लोग। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, लाइन एंड स्टाफ, प्रोजेक्ट, तो आप लोग इजिली इसे बना सकते हैं। हमने फ्लो चार्ट के माध्यम से भी समझ लिया, एग्जाम्पल भी देख लिया है। तो ये तो अच्छा 4 मार्क्स में पूछा गया है। देखिए एक थोड़ा सा बात ध्यान रखिए, अगर आपसे 4 मार्क्स में कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है जो कि बहुत लॉन्ग आंसर उसका हो सकता है, तो आपको काफी ज्यादा लॉन्ग उसका आंसर नहीं लिखना है, क्योंकि आप अगर 4 पेज भी लिखिएगा तो आपको 4 मार्क्स से मिलेगा, अगर आपने सही लिखा है तो। ठीक है, गाना नहीं भरना है बीच में। और अगर आप 2 पेज भी सही से लिख रहे हैं तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा। सो 4 मार्क्स के लिए 2 पेज इनफ है। अगर आपके पास टाइम है तो आप उससे बियॉन्ड जा सकते हैं, लेकिन एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा खास ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अबाउट यूनिटी ऑफ कमांड। हमने पढ़ा था 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसमें हम लोग यूनिटी ऑफ कमांड को पढ़ चुके हैं। ये क्या बोलता है कि हर एक जो एम्प्लॉय है उसको केवल एक ही अथॉरिटी से आदेश मिलना चाहिए, यानी कि उसका केवल एक बॉस होना चाहिए। आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑफिस सर्विस। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है ऑफिस सर्विस में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, इसके इंपॉर्टेंस के बारे में, एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो आप लोग इजिली लिख सकते हैं। इसके 2 इंपॉर्टेंस के बारे में पूछा, हम लोग कितने सारे पढ़ चुके हैं, तो आप लोग इजिली लिख के एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये था आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन। अब आता है आपका ग्रुप सी, दैट इज 6 मार्क्स का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस। ओके, बिजनेस क्या होता है, हम लोग का लेक्चर 1.1 ही था, बिजनेस एंड टाइप्स ऑफ बिजनेस पढ़ चुके हैं हम लोग। डिस्कस द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ मॉडर्न बिजनेस। देखिए ये हम लोग नहीं पढ़े कि मॉडर्न बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, और ना ही ये सिलेबस में था डायरेक्टली दिया हुआ। तो ये भी क्वेश्चन आपका चला गया मिसलेनियस में, नोट हो चुका है। ठीक है, मिसलेनियस वीडियो जब भी आएगा आपको ये क्वेश्चन का आंसर उसमें एक्सप्लेनेशन के साथ दिया जाएगा और 1-2 दिन में आ जाएगा ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो जब हम लोग पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट वाले यूनिट में, तो उसके बाद आप इस क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, देखिए अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उससे हम लोग 50% से ज्यादा, 50% क्या 60% से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, बाकी जो 40% है, जब हमारा ये तीनों यूनिट खत्म हो जाएगा तो आप उसे भी सॉल्व कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, डिफाइन मोटिवेशन, डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ मोटिवेशन। हम लोग मोटिवेशन जस्ट अभी ह्यूमन रिसोर्स पढ़ रहे हैं, उसी में पढ़ना है हम लोग को, तो आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया, व्हाट आर द एक्सटर्नल एंड इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट प्रोसीजर अभी हमने पढ़ा है, एचआरपी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, इसके बाद ही पढ़ना है रिक्रूटमेंट प्रोसीजर, जो कि स्टाफिंग का ही एक फंक्शन है। आप लोग अगर मेरे प्लेलिस्ट को देख रहे होंगे तो आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, इसका आंसर आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट पूछा गया, सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। डिटेल में पढ़ चुके हैं हम लोग, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस पढ़ चुके हैं, फ्लो चार्ट बना चुके हैं, आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, 6 मार्क्स में पूछा गया है, एकदम कंप्लीट 6 मार्क्स दिया जाएगा, धुआं धुआं आप लोग उड़ा दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, डिस्कस द मेन प्रोविजंस ऑफ सर्विस टैक्स। देखिए सर्विस टैक्स अभी हम लोग नहीं पढ़े, जब पढ़ लेंगे, या सर्विस टैक्स हमें लगता है सिलेबस में नहीं दिया हुआ है ना, तो इसे भी हम नोट कर लेते हैं। मिसलेनियस वीडियो में ये भी एक क्वेश्चन आपका ऐड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द 3 मेन प्रोविजंस ऑफ इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट 1948। देखिए एक ही क्वेश्चन में 2 बार पूछ दिया गया ना। इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट 1948 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। एक ये एक्ट हो गया, एक ईएसआई एक्ट हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट हो गया। तीनों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेंटरी कंट्रोल। इन्वेंटरी कंट्रोल से आप क्या समझते हैं? इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ मॉडर्न फाइनेंशियल कंट्रोल, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। तो जब हम लोग इन्वेंटरी कंट्रोल पढ़ रहे होंगे, मटेरियल ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को पढ़ना है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बाद शायद, तो वहां पे हम लोग इसे समझ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन लीडरशिप, डिस्कस इन ब्रीफ द इंपॉर्टेंस क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल लीडरशिप। लीडरशिप को डिफाइन करना है और एक सक्सेसफुल लीडर का क्या क्वालिटी होता है ये आपको बताना है। हम लोग लीडरशिप में डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसे। अगर कोई भी ऐसा टॉपिक होगा जो हम लोग अपने वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे तो उसको मिसलेनियस में डाल दिया जाएगा, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम लोग इसे पढ़ लेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन स्टूडेंट 2020 का मैनेजमेंट का। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप चैनल पे नए हैं और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल और प्लीज प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। अभी हम लोग 3 4 5 साल के मैनेजमेंट के PYQs को डिस्कस करने वाले हैं, सारा वीडियो आने वाला है। हम लोग इंपॉर्टेंट 100 MCQs को पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।